हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर यानी कि पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 9th क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो 10th क्लास में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10th क्लास का जो बेस है वो 9th क्लास में ही दिया गया है। ठीक है, और 9th में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है। 4 चैप्टर का मतलब होता है 4 से 5 दिन आपने पढ़ा और आपकी पूरी केमिस्ट्री यानी कि बेस आपका क्लियर हो गया और 10th में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो केयरफुली अच्छे से क्लास लीजिएगा और रट के नहीं समझ के पढ़िएगा। वो भी पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी का एक टॉपिक भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, और क्लास को पढ़ने के बाद जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर डाउट होगा तो वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक जो पढ़ने वाले चैप्टर में वो बात कर लेते हैं। हम इस चैप्टर से 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर, यानी कि मैटर क्या होता है। दूसरा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ होता है उसका भौतिक नेचर क्या होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं। फिफ्थ इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, सिर्फ 5 टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए। इन 5 टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला टॉपिक क्या हमारा दिया गया, मैटर, यानी कि मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ यानी कि द्रव्य, क्या कहते हैं, द्रव्य भी। देखिए द्रव्य और द्रव दो चीज़ अलग होती है, ध्यान रखिएगा। द्रव नहीं, द्रव मतलब होता है लिक्विड, यानी कि जो द्रव होता है बह सकता है, और द्रव्य जो होता है ये पदार्थ होता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द्रव्य को क्या कहते हैं, मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन की। द स्पेस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ये तो होगी बुकिश लैंग्वेज, यानी कि किताब की लैंग्वेज हो गई। हमने एग्जाम में आया, लिख दिया, रट के हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता मैटर क्या होता है, पदार्थ का, तो उसको कैसे समझाएंगे हम। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे नहीं समझा सकते। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि मैटर का कनेक्शन सिर्फ 2 शब्द से होता है, एक मास से होता है, एक स्पेस से होता है। यानी कि मैटर के पास मास भी होता है और स्पेस भी होता है। यानी कि आपने कोई भी मैटर, यानी कि पूरा पृथ्वी में, यानी कि पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सजीव हो निर्जीव हो कुछ भी हो, वो सबके सब क्या हैं, मैटर हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि उन सबके पास अपना खुद का मास होता है और वो कुछ ना कुछ जगह कवर करती हैं। ठीक है, यानी कि जो पदार्थ स्थान घेरती हैं और जिनका भार होता है वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है, अभी छोटा सा धूल का कण ही ले लो आप, ऐसे कण हैं ढेर सारे धूल के, इनका कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा, यानी कुछ ना कुछ भार जरूर होगा। भले उस चीज़ को हमें पता नहीं चलता हाथ में लेने पर, लेकिन इनका मास क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है, भले वो माइक्रोन या फिर मिलीग्राम में क्यों ना दिया हो। और इन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस भी कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मैटर हो गया। यानी कि बस ध्यान रखिएगा, जो पदार्थ स्थान घेरते हैं और जिनमें क्या होता है, भार होता है, वही क्या होता है, मैटर होते हैं, यानी कि पदार्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे वाटर, ऑयल, सैंड, चॉक, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल, हिमालय, पहाड़, नदी, जितना सब कुछ, एवरीथिंग, जितना भी चीज़ है, सजीव से निर्जीव सब कुछ क्या है, मैटर है। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है कि अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंचतत्व। यानी कि जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर हैं उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट के फॉर्म में क्या किया, क्लासिफाइड किया। यानी कि पदार्थों को 5 मुख्य तत्वों में विभाजित किया। इन 5 तत्वों को क्या नाम दिया, पंच तत्व। ठीक है, पंच तत्व नाम दे दिया किसने, जो फिलोसफर्स हैं। ठीक है, तो बात का फिलोसफर को हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं, कि जो दार्शनिक हैं उन्होंने क्या बोला, 5 तत्व होते हैं ये बेसिक एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। देखिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया होगा कभी कि जो हमारी मुट्ठी होती है, ये जो 5 उंगलियां होती है ना, इनको जब बंद करते हैं तो ये 5 मुट्ठियाँ क्या होती हैं, इन्हीं 5 मुट्ठी से मिलकर हम बने होते हैं। कैसे, 5 मुट्ठी को उन्होंने बताया कि जो उंगलियाँ होती है 5 हमारी, एक एयर होती है, एक अर्थ होती है, एक फायर होती है, एक स्काई होती है, एक वाटर होती है। यानी कि क्या होती है, एक वायु है, एक पृथ्वी है, एक अग्नि है, एक आकाश है और एक जल है। यानी कि हमारा जो शरीर होता है वो किससे, 5 तत्वों से मिलकर बना। ये तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और इन 5 तत्वों में क्या होता है, अंत में मिल जाता है। लेकिन जो हमारे फिलोसफर है उन्होंने बोला है कि जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, उनको जो मैटर होते हैं उनको इन 5 बेसिक तत्वों में क्लासीफाइड किया गया है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और क्या बोलते हैं, पृथ्वी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो या तो लिविंग होंगी या तो नॉन लिविंग होंगी। ठीक है, और सबके सब क्या होते हैं, इन 5 तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग का मतलब हो गया एनिमल,
प्लांट्स, ये सब हो गए। नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया, ईट हो गया, और ये चॉक हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब क्या नॉन लिविंग है। ये सब के सब किससे मिलकर बने हैं, ये सब के सब इन 5 तत्वों से मिलकर ही बने हैं। ये बात किसने कही, हमारे फिलोसफर्स ने कही है, एनसीईआरटी में दी गई है। तो इतना ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो पहला पॉइंट क्या हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ मैटर। हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, इसकी एग्जांपल देख लिए, और जो एनसीईआरटी में मेन पॉइंट दिया है फिलोसफर का वो देख लिया। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक नेचर पढ़ेंगे पदार्थ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो दिया गया, यानी कि भौतिक अवस्था दी गई है, इसके तो मतलब 3 प्रॉपर्टीज को बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिजिकल होता क्या है। जो फिजिकल नेचर की बात कही, फिजिकल नेचर केमिकल नेचर आता है ना, तो ये भौतिक प्रकृति होती क्या है। देखो सिंपल सा हम समझते हैं। अभी आपके सामने क्या रखा है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। इस आदमी के क्या 2 हाथ पैर हैं। अभी आपसे पूछा जाए इस आदमी के बारे में बताओ, तो आप क्या कहेंगे, आप इसको जानते नहीं, क्या बोलेंगे, सीधे बोलेंगे ये आदमी कैसा है, ये आदमी लंबा है, ठीक है, लंबा कद का है। दूसरी चीज़ क्या बोलेंगे, ये मोटा है, मोटा है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख है, 1 नाक है। मतलब जो जो चीज़ें आपको दिख रही है इस आदमी के अंदर वो आपने बता दी हैं। तो जो जो चीज़ें आपको दिखी और आपने बता दी हैं, यही क्या हो गया इसका भौतिक नेचर, यानी कि फिजिकल नेचर हो गया, ठीक है। तो उसी तरह जो मैटर होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, उनको देखने पर जो नेचर हमें दिखाई देता है, उनकी प्रकृति जो हमें दिखती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भौतिक का मतलब होता है जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो होती है भौतिक, यानी कि फिजिकल, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है कि अब मैटर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, दिखता कैसे है, तो इसको एक्टिविटी से हम देखेंगे, ठीक है। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में एनसीईआरटी में दिया है एक्टिविटी, उससे देखेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि टेक 100 ml ऑफ बीकर, 100 ml का बीकर लीजिए, फिल हाफ बीकर को आधा भर लीजिए पानी से, और डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड की सहायता से उसमें क्या करिए, सॉल्ट या चीनी मिक्स कर दीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब हम देखेंगे कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ा कि घटा, ठीक है। उसको देखते हैं कि हम लोग जो सॉल्ट या शुगर था वो कहाँ चला गया, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं सिंपल सा। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमने बीकर लिया है, इसमें क्या कर दिया हमने, शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐड करने के बाद डिज़ोल्व करेंगे इस टायर से, ये टायर है ना कांच का, इससे डिज़ोल्व किया हमने। अभी घुल जब जाएगा तो क्या देखा हमने कि पानी, इतना पानी हमने भरा था, ठीक है। अब इसका लेवल घटा कि बढ़ा, इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना किया तो हमने क्या देखा हमने कि व्हेन वी dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between particles of water। यानी कि जब हमने सॉल्ट को या चीनी को पानी में घोला तो हमने ये देखा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होता है, उनमें कुछ स्पेस होता है। बात ये आती है कि हमने देख लिया कि मैटर क्या हो रहा है, मैटर डिसॉल्व हो गया और स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, लेकिन बात ये आती है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बताओ, ये क्लियर नहीं हो, ठीक है। जो समझाती हूँ कैसे होता है। अभी बीकर हमने लिया, इसमें हमने क्या किया, पानी भरा यहाँ तक। पानी के भरने का जब हम चीनी से मिलाते हैं तो आपने देखा चीनी के जो पार्टिकल इसमें जा रहे, छोटे छोटे टुकड़े जा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, कुछ टाइम बाद ये दिखना बंद हो जाते हैं। पहले डाला तो हमें चीनी दिखता है, फिर कुछ टाइम के बाद चीनी इनविजिबल हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो बात आती है दिमाग में गए कहाँ, तो ये पार्टिकल जो होते हैं डिजॉल्व यानी घुल जाते हैं। घुलना मतलब टूट जाते हैं, ऐसे तो टूटेंगे नहीं। अब ये जो चीनी है या नमक है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। अब ये NaCl जो होता है ये है नमक, इसको हमने डाला पानी के अंदर। जब पानी के अंदर डाला तो क्या हो, ये Na के फॉर्म में और Cl के फॉर्म में ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये हमारा हो गया मैटर, और ये NaCl क्या हो गया, NaCl जो हो गए इसके पार्टिकल हो गए, ठीक है। यानी कि वो उससे जितने जो पार्टिकल उसका था मैटर का, वो उससे छोटे टुकड़ों में भी टूट गया। तो जिस छोटे टुकड़ों में टूटा वही क्या उसका पार्टिकल है। यानी कि पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ अगर है तो क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। चीनी का टुकड़ा हमने लिया तो चीनी भी क्या होता है, जब हमने डाला पानी के अंदर तो वो भी क्या होता है, घुल जाता है। जैसे बीकर हमने लिया है, इसमें चीनी का टुकड़ा डाला है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, तो ये भी क्या हो रहे हैं, पानी के अंदर घुल जा रहे हैं। अभी घुलने के बाद कहाँ जाएंगे, बात आती है ना, ये इसी पानी के अंदर रह गए। और सबसे मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी कि पार्टिकल जो होते हैं इनमें क्या होता है, स्पेस होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी कि पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे पता चला, क्योंकि चीनी के टुकड़े कहाँ इस पानी के अंदर ही हैं। अब आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ रखी, जैसे ये चद्दर है, ठीक है, इस पर कुछ बिछाया हमने, कुछ रख दिया, पानी गिराते हैं हम लोग तो क्या होता है, चद्दर पानी सोख लेती है, ठीक है, पानी सोख लेती है ना। लेकिन अगर हम लोग
ज़्यादा पानी गिराते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब पानी सोखना बंद कर देगा, वो पानी क्या होगा बाहर की तरफ बहने लगेगा। क्यों बहने लगेगा, क्योंकि इसकी चादर के अंदर जो होल्स होते हैं, जो स्पेस होते हैं, जगह जो होती है वहाँ पानी रखने की जगह होती है। तो जब तक वहाँ स्पेस भरे नहीं जाते तब तक ये क्या होते हैं, पानी के कणों को सोखता है और चादर से पानी नहीं बहता है। लेकिन जब पानी के कण बहने लगते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि चादर के अंदर जितने भी स्पेस थे वो क्या हो गए, भर चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्या होता है, इस पानी के अंदर भी क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। उन्हीं स्पेस के बीच क्या होता है, चीनी के कण और नमक के कण क्या हो गए, जाकर के घुल करके उनके बीच में बैठ गए आराम से। तो ये तो पता चल गया जो पार्टिकल्स है उनके बीच स्पेस है। और जो पार्टिकल है वो क्या है, यही मिलकर के क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, मैटर यानी कि पदार्थ बनाते हैं। इन्हीं पार्टिकल से मिलकर क्या बने होते हैं, मैटर बने होते हैं। तो क्लियर हो गया कि मैटर, जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा कहता है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, मतलब। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं इसको। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कैसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे हम लोग। ये देखिए पहला बीकर, इसमें क्या भरा, पानी भरा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या मिला दी, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 मिलाया हमने। ठीक है, जैसे जैसे मिलाएंगे जो ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो जैसे पानी में हम लोग नील मिलाते हैं कपड़े में लगाने के लिए, तो पानी का कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है ना, क्योंकि नील कैसा होता है, नीला होता है। उसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है, कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। जब पानी मिला तो पानी कैसा हो गया, डार्क ब्लू कलर का हो गया, सॉरी डार्क पिंक कलर का हो गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस 100 ml पानी में जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया है, इससे हमने क्या किया, एक ले लिया हमने टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में इसका 10 ml ले लिया। कितना ले लिया, 10 ml ले लिया। अब इस 10 ml को करेंगे हम दूसरे बीकर में डालेंगे, और इस बीकर में क्या पहले से क्या वो पानी रखा गया है, सिंपल पानी है, और उस पानी में हमने मिलाया 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट। अब इस वाले से क्या करेंगे हम लोग, फिर से 10 ml क्या ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद इसको क्या करेंगे, दूसरे जार में पानी में मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका लेंगे 10 ml, फिर इस 10 ml को क्या करेंगे, नेक्स्ट जार में क्या करेंगे, पानी में मिला देंगे। अब आपने एक चीज़ देखी होगी इस डायग्राम में कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन हम देख रहे हैं वो क्या होगा, लाइट, जो कलर इनका क्या डायरेक्टली क्या लाइट होता चला जा रहा है। ठीक है, कैसा लाइट यानी कि हल्का होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा डार्क ये है, फिर थोड़ा सा डार्क ये है, फिर इससे थोड़ा कम हो गया, ये सबसे ज़्यादा लाइट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यही तो प्रूव कर रहा है हमें कि जो पार्टिकल है उनका साइज का और छोटा हो रहा है। यानी कि अगर देखो क्वांटिटी हम देखें तो क्वांटिटी भी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, ठीक है, पूरे 100 ml में, लेकिन इस 100 ml में से हमने 10 ml सिर्फ लिया है पोटेशियम परमैंगनेट और किसमें डाला, दूसरे विलियन में डाला। अब इसका तो क्या होगा, अगर देखा जाए तो क्या ये पूरा प्योर 100% सोल्यूशन अच्छा है। इसमें 10 ml डाला तो ये क्या है, ये 90% प्योर सोल्यूशन बना है। अब इस 90 का हमने 10 ml ले लिया, फिर इसमें मिला, यानी कि 80% ही बना होगा सही। ठीक है, क्योंकि क्या है, सोल्यूशन हम लोग कंसनट्रेशन जो है इसका कम होता जा रहा है, यानी कि डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, वाटर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि पानी तो सब में 100 ml डाला गया है, लेकिन जो हम लोग KMnO4 मिला रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। क्योंकि सब में क्या पानी ऑलरेडी है और पानी के साथ इसको मिलाते हुए समय मिला रहे हैं। ठीक है, तो कलर इसलिए लाइट होता जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या प्रूफ मिलता है, तो ये बताता है कि एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट, यानी कि जो कलर हो रहा है लाइट हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, कलर लाइट होने का रीज़न ही ये बता रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बहुत स्मॉल होते जाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे लाइट क्या हो रहा है, कलर लाइट होता जा रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल, छोटे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और क्वांटिटी की अगर बात करें तो क्वांटिटी भी कम हो रही है। सोल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ही होता है जिसमें क्या हो, सॉल्वेंट कम हो, सॉरी ज़्यादा हो, और सोल्यूट क्या हो, कम हो। इसमें क्या है, KMnO4 ज़्यादा था, इसमें बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो इससे क्या पता चलता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी कि जितना हम सोचते हैं कि कोई पदार्थ उतना छोटा हो सकता है, हमारी सोच से भी छोटे क्या होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, कि जो मैटर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा हमने, क्या कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ये पढ़ा हमने। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, कैसे छोटे होते हैं ये भी हमने देखा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहला पॉइंट पढ़ा
कि व्हाट इज़ मैटर, यानी कि मैटर की डेफिनेशन पढ़ ली अच्छे से। अब डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा जो फिजिकल नेचर था वो पढ़ लिया हमने। फिजिकल नेचर में हमने क्या देखा कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ देख ली हमने। अब तीसरा पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, यानी कि जिस पार्टिकल से मिलकर मैटर बने होते हैं उन पार्टिकल की हम लोग लक्षण देखने वाले, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के कणों के लक्षण। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं मैटर में उनके बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो मैटर यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कही गई कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं सबके बारे में। तो पहले पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच खाली स्थान होता है। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे पता करेंगे। द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए मैटर है, ये क्या है, कोई कण है, कोई पदार्थ है। अभी पदार्थ का छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, किससे मिलकर बना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब वो पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस, यानी खाली स्थान होता है। कैसे पता करेंगे हम लोग, अब जैसे हमने मैटर ले लिया, पानी, क्या ले लिया हमने, पानी का ले लिया। अब ये बीकर है, इसमें हमने भर दिया पानी, ये पानी हमारा हो गया पदार्थ, क्या हो गया, पदार्थ, यानी कि मैटर हो गया। अब इस पानी के कई सारे क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले होंगे, वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पार्टिकल्स। इस डायग्राम से समझिए क्या होता है, ठीक है। ये से ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। आपको पता होगा पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। इस पूरे ग्लास में क्या भरा, पानी भरा है। इस पूरे पानी को हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, मैटर कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, मैटर कहेंगे, ठीक है। अब इस मैटर में क्या होंगे, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे, एक H2O तो होगा नहीं इस पूरे पानी में, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। वही एक H2O को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, पार्टिकल नाम देंगे, यानी कि कई सारे पार्टिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, मैटर बना रहे हैं। यानी कि इस पानी में क्या कई सारे H2O हैं और वही सब H2O क्या है, पार्टिकल्स हैं। और इस पूरे पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर, यानी कि पदार्थ बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा मैटर क्या, पदार्थ क्या है, ठीक है। अब तो हमने पढ़ लिया मैटर क्या, पदार्थ क्या है, क्लियर हो गया हमारा। लेकिन बात ये आती है कि जो पानी होता है इनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे समझेंगे हम लोग, स्पेस होता है, चलिए देखते हैं ध्यान से। अभी H2O है, यहाँ पर H2O है, कई सारे H2O हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पर चीनी डालते हैं, थोड़ा सा चीनी डालते तो क्या होता है, ये अपने आप थोड़े टाइम में से घुल जाता है। घुल के कहाँ गया, इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है उन स्पेस के बीच में वाटर का मॉलिक्यूल चला जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है जो मैटर होते हैं, पदार्थ होता है, उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है। तो और एक चीज़ देखते हैं हम लोग, क्या ये कोई क्या है, ये कॉटन की एक चादर है, ठीक है। अभी चादर बनी गई है, तो हमने क्या किया, इसमें पानी के छींटे डाले, कुछ हमने क्या करा, पानी का इस पर छींटा डाला, थोड़ा सा डाला। तो क्या पानी की छींटे जब हम डालेंगे तो क्या चादर से पानी बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पानी को क्या कर लिया, इस चादर ने पानी को अवशोषित कर लिया। तो कहाँ किया होगा अवशोषित, इन चादर के बीच कुछ ना कुछ तो कण होंगे, स्पेस होगा, जगह होगी, उसी जगह के बीच जाकर के वाटर का मॉलिक्यूल क्या बैठ गया, ठीक है। उस जगह में जाके बैठ गया तो ये इसके बाहर जाएगा ही नहीं। लेकिन एक टाइम अगर ढेर सारा पानी इसमें डाल देंगे आप, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस चादर से पानी क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। क्यों निकलने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्पेस थे वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ऑलरेडी जाकर के बैठ चुके थे। और जो एक्स्ट्रा पानी के मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके पास तो जगह है नहीं। और इनमें वाटर में जानते क्या होती, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, कि बहने की वो होती है कैपेसिटी, यानी कि इनके पास गुण होता है बहने का। तो क्या करेंगे, चादर से बाहर की तरफ बहने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रूफ करता है कि जितने भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल के बीच स्पेस पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कॉटन की, तो सोचिए कॉटन जो होते हैं, अभी देखिए कॉटन का कपड़ा है, इसको पानी में डिप करो तो क्या होगा, पानी सोख लेगा, ठीक है। इससे पानी क्या होगा, लेकिन इसको जब दबाते तो क्या होता है, इससे पानी गिरने लगता है। इससे ये पता चलता है कि इस कॉटन के अंदर क्या कहीं ना कहीं स्पेस है, उसी स्पेस के बीच क्या पानी के कण जा करके बंद हो चुके हैं, उससे बंध गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉटन से पानी नहीं गिरता। लेकिन जब उसको दबाते हैं, उसको प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि उनका स्पेस क्या होता है, दबाने से कॉटन के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। तो जब स्पेस घट जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल को रहने की जगह तो मिलेगी नहीं, तो बाहर की तरफ भागने लगते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है जितने भी मैटर होते हैं उनके
पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, और जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है। तो देखो इंटर का मतलब होता क्या है, इंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है। याद रखिए इंटरमॉलिक्यूलर जब भी बात करेगा तो इतना ध्यान में रखिएगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्या है, ये कोई मैटर है, ठीक है, ये मैटर है, इस मैटर में कई सारे क्या होंगे, कई सारे होंगे पार्टिकल, ठीक है, क्या होंगे, पार्टिकल्स। पार्टिकल को ही हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इस मैटर के अंदर कैसे पार्टिकल्स हैं, अब इन पार्टिकल के बीच जो स्पेस है, ये दो हमने पार्टिकल ले लिए, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। अब इस पार्टिकल के बीच जो स्पेस है, यानी कि जो जगह है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो बात समझ में आई कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है, जगह होती है, उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जितने भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता ही होता है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, होता ज़रूर है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इससे हमने समझ लिया कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के दो कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या कहता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी कि पदार्थ के कण लगातार क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। कैसे करते हैं गति, चलिए इसको देखते हैं, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेंगे अच्छे से क्लियरली। तो देखिए क्या होता है, ये हमने ले लिया एक ये ले लिया हमने, क्या ले लिया, बीकर ले लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक है, अभी पानी क्या हो गया हमारा, ये पानी एक मैटर है, क्या है, मैटर है। अब इसमें कई सारे क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल, यानी कि H2O के पार्टिकल्स होंगे, कई सारे H2O के पार्टिकल्स होंगे, इन्हीं H2O के पार्टिकल्स मिलकर क्या बना है, एक मैटर बना है। ठीक है, जिसको हम पानी नाम देते हैं। तो पानी जो ग्लास में हम लेते हैं उसमें सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल तो होता नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वो कई सारे मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं, और पूरे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बना रहा है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। लेकिन इस टॉपिक में कहा क्या गया है कि जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, इनके बीच क्या होता है, ये क्या करेंगे, गति करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, पूरे टाइम। अब देखो पानी का जो कण होता है एक जगह खड़ा तो रहेगा नहीं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो मूव का मतलब समझते हो ना, गति करना होता है। ठीक है, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलती है कि इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। गति यानी कि कोई भी कण अगर गति कर रहा है तो क्या कहेंगे, उस गति के दौरान जो होता है, जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा लगती है, उसी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यानी गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर कि जो मैटर होते हैं वो क्या होता है, वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और मूव करने की वजह से क्या पता चलता है कि इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इन गति के मूव करने की वजह से क्या पता चलता है कि इनमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और गतिज ऊर्जा जो होती है वो ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि अगर हम लोग ताप बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो कैसे बढ़ेगी, अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। अब जैसे क्या है, ये हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें पानी रखा, नीचे क्या किया हमने, बर्नर जला दिया। बर्नर जलाने के बाद जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी के कण क्या होंगे, जितना ज़्यादा इसको टेम्परेचर मिलता जाएगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा पानी का उतना क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा पानी देखते खोलने लगता है, फिर भाप बन के उड़ने भी लगते हैं। तो यानी कि इसमें मूवमेंट क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा इस दिशा में। ऐसे क्या होंगे, मूव करना तेज़ी से और चालू कर देंगे, यानी कि ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, इनके पार्टिकल्स जो है उनका मूवमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है किसी भी कण की। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब ये साइन होता है, डायरेक्टली का मतलब होता है समानुपाती, यानी कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ताप घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा घट जाएगी, दोनों साथ में। ये जो होगा उसके साथ वही इसका भी इफेक्ट दिखेगा। ताप हमने बढ़ा दी, चाय बनाते हैं, टेम्परेचर गैस हमने तेज कर दी तो पानी खौलने लगेगा, और खौलेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, और बढ़ेगी, खोलते हैं। ठीक है, और ताप घटा देंगे तो खोलना बंद हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है। तो एक चीज़ पता चली कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें लगातार मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है। तो क्या पता चला हमें कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, और ये गतिज ऊर्जा जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी इसमें दी गई है कि दे है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अब ये बात आती है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। ठीक है। डिफ्यूज़न को हिंदी में बोलते हैं विसरण, जिसको कहते हैं फैलना, यानी कि फैलाव, एक तरह से क्या कहते हैं, फैलाव। आपने देखा होगा परफ्यूम वगैरह अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, हमारी बॉडी से स्मेल करते करते हमारे आसपास की जगह पे वो फैलने लगता है। ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका खाना है। अब किचन में क्या है, अभी देखिए किचन है, किचन में खाना बन रहा है। किचन में क्या हो रहा है, यहाँ ये किचन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ खाना बन रहा है। ठीक है। ये आपका रूम है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बैठ के यहाँ आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के आप। ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये खाना बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से स्मेल निकली, स्मेल निकलते निकलते कहाँ जाएगी, वायु के थ्रू आपके पास आ गई है स्मेल, आपके पास आई स्मेल। आपने क्या किया, आपने गेस कर लिया कि हाँ किचन में ये चीज़ बन रही है। ठीक है। अब ये खाना यहाँ बन रहा था, आप बैठे यहाँ थे, स्मेल यहाँ से कैसे आई, वायु के थ्रू आई। ठीक है। और वायु के थ्रू इनका फैलना ही क्या होता है, स्प्रेड करना ही क्या होता है, विसरण होता है। यानी कि खाने की जो गंध थी उसका पूरे कमरे में फैलना ही क्या होता है, विसरण होता है। यानी किसी भी पदार्थ के कण का फैलना ही क्या कहलाता है, विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है। जैसे पानी हमने लिया था ग्लास में, तो हमने क्या किया था, इस ग्लास में हमने ग्लास का जो पानी लिया था उसमें हमने चीनी मिलाया था, तो चीनी क्या हो रहा था, धीरे धीरे पूरे कप ग्लास में फैलने लगता है ना, और फैलने से क्या होता है, यहाँ फैला ऐसे से फैलता है, और एक टाइम आता है पानी घुलने लगता है। तो पानी का जो घुलना होता है, चीनी का जो घुलना होता है पानी के अंदर, वही क्या होता है, विसरण होता है, यानी कि फैलाव, इसी को हम विसरण कहते हैं। ठीक है। जैसे स्मेल, परफ्यूम की स्मेल होती है, पूरे कमरे में फैलने लगती है, तो ये विसरण हो गया, यानी कि डिफ्यूज़न हो गया। खाने की गंध का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ये भी क्या हो गया, विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न हो गया। ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, गंदी, जैसे कोई गंदी घर में कोई सड़ी गली चीज़ होती है तो क्या होता है, उसकी भी क्या होती है कि स्मेल होती है। चूहा जैसे घर में कहीं मर जाता है तो क्या होता है, हम लोग को कैसे पता चलता है कि चूहा मर गया है, एक स्मेल आती है ना, गंदी सी स्मेल आती है, हमको पता चल जाता है कि हाँ घर में चूहा कहीं मरा पड़ा है। तो वो गंध हमारे तक कैसे आती है, वायु के थ्रू आती है ना, लेकिन आती है किस प्रोसेस के थ्रू, विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न के द्वारा आती है। ठीक है। तो उसकी जो गंध होती है वायु के माध्यम से फैलते फैलते हमारे तक आने लगती है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ है, इसकी स्मेल निकली, ठीक है, ये हम तक तभी आएगी जब यहाँ पर क्या होगा, कोई माध्यम प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वायु है, वायु में कई बहुत सारी गैसें होती है, वो गैस क्या करती है, पूरे वायु में कंटिन्यू मूव होती रहती है, और मूवमेंट के द्वारा क्या करती है, इनके पार्टिकल को, जो खाने की अच्छी वाली स्मेल है उस स्मेल के पार्टिकल को लेकर के कहाँ जाती है, हमारे नाक तक पहुँचाती हैं, तब जाके हमको इसकी स्मेल मिलती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में गैसें ना होती, यानी कोई माध्यम ना होता, यानी इस खाने के बीच में और हमारे बीच में कोई माध्यम ना होता, तो इसकी स्मेल हमारे तक आ ही ना पाती। ठीक है। तो याद रखिएगा, विसरण के लिए भी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए उसको किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, या गैस, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा हमने लिया, ठीक है, ये बकेट है, बकेट में हमने क्या किया, कपड़ा डाला, पहले हमने पानी डाला, इसमें पानी में हमने क्या मिला दिया, नील मिला दिया। अब नील जब मिलाएंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। पानी पहले कलरलेस था, नील मिलाती पानी कैसा हो गया, ब्लू हो गया। कैसे हो गया, पानी में क्या हो गया, नील पूरा फैल गया, यानी कि डिफ्यूज़ड हो गया। क्या हो गया, पूरा डिफ्यूज़ हो गया, इस वजह से पानी का कलर कैसा हो गया, नीला हो गया। अब इसमें कपड़ा जब डालेंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, कपड़ा भी नीला हो जाएगा। क्यों नीला होगा, क्योंकि कपड़े के ऊपर नील क्या हो गया, पूरा डिफ्यूज़ हो गया, यानी कि विसरण हो गया, विसरित हो चुका है, यानी कि फैल गया है। ठीक है। तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है सिर्फ फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, किसी माध्यम की सहायता से। तो इस प्रॉपर्टी से ये भी पता चलता है कि जो मूव होता है, मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है और डिफ्यूज़न पाया जाता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें डिफ्यूज़न भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट से ये समझ में आ गया। थर्ड पार्टिकल, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर, इन पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी एक और क्या हो गई कि मैटर के जो कण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जैसे कोई, इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है।
अब जैसे कि हम देखते हैं कि दो पार्टिकल हैं, कौन कौन से दो पार्टिकल हैं। ये एक कण क्या है, एक कण यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये कोई पार्टिकल है और ये दूसरा कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल्स हैं, यानी कि कोई मैटर है, ये कोई क्या है, ये मैटर है। इस मैटर के अंदर दो पार्टिकल, ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, मैटर। इस मैटर के अंदर दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच जब ये होंगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच, ठीक है। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। इनके बीच अट्रैक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, इनकी दूरी पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, इनके बीच की दूरी पर। इनके बीच जितना ज़्यादा दूरी होगी आकर्षण बल उतना ही कम होगा, ठीक है। और जितनी कम दूरी होगी आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा इनके बीच लगेगा। अब देखिए हम समझ लेते हैं कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पे कोई क्या है, एक कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। ये कोई आदमी खड़ा है, ये दूसरा आदमी खड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या, इन दोनों को लड़ाई करनी है आपस में। अभी जो दोनों जितने दूर खड़े होंगे उतना कम क्या करेंगे, यूज़ अपने हाथ पैरों का यूज़ करेंगे, मुंह के माध्यम से लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके बीच दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो लड़ तो सकते हैं, हाथ पैर तो मार नहीं सकते। लेकिन सपोज ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए थोड़े पास में आ गए, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा एक दूसरे को क्या करने में, एक दूसरे को मारने में। यानी कि जितने पास ये खड़े होंगे उतना ज़्यादा इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ जाता है, जैसे आदमियों में। तो उसी तरह पार्टिकल्स में भी सेम देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जो मैटर है, जैसे कि कोई मैटर है, क्या है, इसमें पूरा भरा वाटर भरा हुआ, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर क्या होता है, ढेर सारे वाटर के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल जितने ज़्यादा पास होंगे उनके बीच उतना ही ज़्यादा आकर्षण बल होगा, और जितने दूर होंगे उतना ही कम आकर्षण बल होगा, ठीक है। यानी कि जो आकर्षण बल है होता है वो क्या होगा, स्पेस के यानी कि दूरी के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि स्पेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ध्यान रखिए ये चीज़, यानी कि दूरी जितना, स्पेस यानी कि दूरी जितना ज़्यादा बढ़ेगा अट्रैक्शन बल उतना घटेगा, और स्पेस जितना बढ़ेगा अट्रैक्शन उतना घटेगा, और स्पेस जितना घटेगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी कि मैटर के दो पार्टिकल के बीच जो बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब होता है बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल। तो पार्टिकल के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल के बीच फोर्स उतना कम होगा, और दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो नज़दीकियाँ बढ़ने से क्या होता है, दो पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच टकराव ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब दूरी बढ़ेगी तो एक दूसरे को आकर्षित करने का जो शक्ति होती, पावर, वो क्या होगी, खत्म होगी। हम एग्जाम्पल चुंबक को ही ले लेते हैं। जैसे क्या यहाँ पर क्या एक लोहे का कड़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चुंबक रखा हुआ है। अभी लोहे का कड़ जितना ज़्यादा पास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इस लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा। ये क्या है, चुंबक है, यानी कि मैग्नेट है। अभी चुंबक क्या करेगा, इस लोहे को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जितना पास होगा उतना खींच लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हमने दूर कर दिया, यहाँ पे कर दिया चुंबक को, तो इसको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है चुंबक के पास वो घट जाएगी, क्योंकि दूरी क्या होगी, बढ़ गई। तो दूरी बढ़ने से हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, घटता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हमें क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या क्या देख ली, चलिए ध्यान एक बार फिर से कर लेते हैं क्या क्या देखी हमने। तो पहली जो हमने देखी थी प्रॉपर्टी वो थी, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस यानी खाली स्थान होता है। और दो पार्टिकल के कणों के बीच जो स्पेस था उसको हमने क्या बोला था, इंटरमोलिकुलर स्पेस नाम रखा था। क्या दिया था, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं दो पार्टिकल के बीच की दूरी को। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा ये कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कि लगातार गति करते रहते हैं। इसी वजह से क्या होती है, इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, और डिफ्यूजन पाया जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ क्या पाया जाता है, डिफ्यूजन, यानी कि दो प्रॉपर्टी ये। और जो थर्ड पॉइंट था वो है कि इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल होता है। और जो ये पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक था, पहला टॉपिक हमने खत्म कर लिया, मैटर क्या होता है। दूसरा टॉपिक खत्म कर लिया, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। और थर्ड टॉपिक जो था, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स का नेचर जो था वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने आज 3 टॉपिक जो है वो खत्म कर लिए ओवरऑल। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचे, स्टेट ऑफ मैटर और इवेपोरेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। और मेरे पढ़ाई हुई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको भी आप प्लीज़ बता
बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और आपको अगर समझ में आता तो ही मेरी क्लास को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। लेकिन कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद।